हाँ तो शहजादो, मैच तो सबने देखा होगा लाहौर और पिंडी का, लेकिन जिसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मिस कर दिया ना, मोहम्मद रिजवान और हारिस रऊफ वाली, दिल से बुरा लग रहा है मुझे आप सब लोगों के लिए, क्योंकि यार क्या मास्टरपीस बनाया यार। मजाक से अलावा जर्नलिस्ट को मैंने को पहली दफा देखा है कि उन्होंने कुछ सुथरे सवाल किए हैं, वरना तो चवले ही मार रहे होते हैं बैठे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके बूथों पे पड़ रहे हैं सवाल, खासकर मोहम्मद रिजवान के, क्योंकि जिस हिसाब की शहजादे की परफॉर्मेंसेज हैं। पहले जरा मैं हारिस से शुरू करूंगा क्योंकि हारिस की छोटी सी है प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन रिजवान का तो भाई साहब पूरा मैं कहता हूँ चैप्टर ही खुला पड़ा है ना, पिछले सीजन का भी, इस सीजन का भी, रिजवान की परफॉर्मेंस का भी, बिग बैश लीग का भी, सबका फुल टाइम मजा आने वाला है मैं कहता हूँ। लेकिन हारिस से शुरू करें भाई साहब। हारिस को किसी ने 400 साल पहले बता दिया था, प्रिडिक्शन कर दी थी, भविष्यवाणी कर दी थी कि आप 400 साल बाद ना 400 विकेट्स लेंगे T20 में। भाई साहब बात है मेलबर्न स्टार्स की, जब हारिस रऊफ पिक हुए थे, वहां के कोई कोच ने पहले ही प्रिडिक्शन कर दी थी हारिस रऊफ के लिए। उस शहजादे ने कहीं ये भी साथ ही बता देना था ना कि भाई इसी बंदे ने बैटर्स के स्ट्राइक रेट भी 4-4 के करवाने, मतलब इस हिसाब से ये बंदा कुट खाता है। आज भी इस मैच में इस बंदे की परफॉर्मेंस अगर देख लें, 3 आउट तो कर गया, लेकिन कुट भी इसी बंदे को ही पड़ी है। उठा उठा के इस बंदे को मार रहे थे, कोई मतलब सवाब समझा हुआ है हारिस रऊफ को मार धाड़ करना। ठीक है, कोई एक ओवर में मेरा ख्याल है एक छक्का, एक चौका, फिर चौका, मतलब इस हिसाब से बंदे ने रन खाने, 40-45 रन भी खा के बैठा हुआ है आज के मैच में, लेकिन फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े चौड़े होकर बैठे हुए हैं। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने ही वही आता है जो ये समझता है कि भाई साहब मेरी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है आज के मैच में, तो उसी को भेज देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। और आज हारिस रऊफ आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए लाहौर कलंदर की तरफ से। तो बड़ी अचीवमेंट है यार कि लड़के की 400 विकेट्स होने वाली है, लेकिन मेरी उस कोच से अभी भी यकीन करो गिला ही रह गया कि नहीं यार तूने हमें पहले बता देना था। ये भी कहीं प्रिडिक्शन कर देता था कि हम जरा इसको उस हिसाब से चलाते कि जैसे ही इसकी कोई 19-20 इसकी कोई फॉर्म डिप होती ना, हम इसको मार्केट से स्टार्ट कर देते, ताकि ये मजीद हमारे गल ना पड़ते। ये जो हमें पहले कुछ अर्सा चूना बिकता रह गया कि जी 150 करता है, अब 150 भी नहीं हो रही। अब जी वो बीच में स्लो वन आ गई है, ये भी बैठा बात कर रहा था शहजादा बीच में कि जी अगर हम 150 पे बॉलिंग कर रहे होते हैं, फिर आप कहते हो कि जी पेस पेस करी जा रहा है, स्लो वन नहीं है, वराइटीज़ नहीं है इसके पास, वेरिएशन नहीं है, अब हम वो करते हैं, अब आप कहते हैं कि जी 150 पे लेके आओ। मतलब वैसे बात तो उसकी भी ठीक है कि खुश तो हम भी नहीं होते, लेकिन भाई साहब हमें इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि 150 पे करो या 120 पे करो। हमें अच्छी बॉलिंग चाहिए, हमें आगे से विकटें चाहिए, हमें बैटर्स परेशान होते हुए नजर आने चाहिए जब आप बॉलिंग कर रहे हो। इन चीज़ों से हमें खुशी मिलती है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए खेलते हुए। खैर ज़रा अब मोहम्मद रिजवान की तरफ आ जाएं, क्योंकि उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना यार फुल टाइम ड्रामा। मैं कहता हूँ मज़ा आ गया उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने का। और शहजादे ने एडमिट कर लिया कि भाई मेरी गलती है, मेरी परफॉर्मेंस नहीं थी जिसकी वजह से मेरी टीम यहाँ पे खड़ी है, क्योंकि अगर मैं परफॉर्म करता तो मेरी टीम यहाँ पे खड़ी ना होती। वैसे यार रिजी की इस बात में तो सदाकत है, क्योंकि पिछले सीजन भी रिजी की परफॉर्मेंस नहीं थी और टीम की भी घंटा परफॉर्मेंस नहीं थी। पिछले सीजन भी कोई एक आधा मैच ही जीते थे, और इस सीजन भी रिजी की परफॉर्मेंस फिर कुछ नहीं है और टीम की परफॉर्मेंस भी कुछ नहीं है। लेकिन रिजी भाई कहते हैं कि मेरी मेहनत में कमी रह गई है, मैं मेहनत करूंगा मजीद, और मैं वही बंदा हूं जिसके बारे में आप कहते थे कि इस बंदे से छक्का नहीं लगता, और अब मैं आपको पता है कि छक्के मार मार के थक जाता हूँ। रिजी भाई सुबह दोपहर शाम जब मर्जी मैच करवा लो, छक्के से नीचे बात ही नहीं करते। मतलब बल्ला शहजादे का अभी भी नहीं उठ रहा, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके शहजादे की फिर वही बड़ी बड़ी बातें पड़ी हुई हैं। यार जो मेन सवाल था जिसके ऊपर मेरी भी नजर थी कि अब्दुल्ला फजल के बारे में जब इस लड़के से सवाल होगा तब इसका क्या कहना होगा, तो शहजादे ये कहते हैं कि अब्दुल्ला फजल को हमने बुलाया था टीम मैनेजमेंट में, हमारी सबकी बैठ के मीटिंग हुई थी, दरअसल बात हुई थी कि अब्दुल्ला फजल को हमने समझाया कि भाई पाकिस्तान टीम में ना 6 ऑर्डर पे खेलने वाला कोई प्लेयर नहीं है, यानी मिडिल ऑर्डर में आके मार धाड़ करने वाला कोई प्लेयर नहीं है, तो हमने तुझे ना वो बनाना है। आगे से अब्दुल्ला फजल कहता है कि भाई मैं तो डोमेस्टिक में एज अ ओपनर परफॉर्म करके आया हूँ और मैं तो वहाँ पे खेलता रहता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं मिडिल ऑर्डर में भी कुछ अर्सा खेल के आया हूँ, लेकिन वैसे तो मैं ओपनर बैटर हूँ ना। तो रिजवान भी कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये PSL ये तो कोई चीज़ नहीं है, यहाँ तो टाइम पास ये वो, ये कुछ लीग है भला, तूने पाकिस्तान, अल्लाह के बंदे पाकिस्तान खेलना है, पाकिस्तान के बारे में सोचो। पाकिस्तान टीम में मिडिल ऑर्डर का कोई बैट्समैन नहीं है और हम तुझे बनाना चाहते हैं, और तुम हो गए, तुम्हारे नखरे नहीं खत्म हो रहे। उस बंदे ने भी आगे से यही कहा कि हाँ ठीक है रिजी भाई, मैं मिडिल ऑर्डर में भी वैसे कुछ अर्सा खेला हुआ हूँ, मुझे कोई मसला नहीं, आप जहां मर्जी खिला दें, क्योंकि उसको भी पता है कि ओपनिंग पोजीशन पे रिजवान साहब ने जगह ही कोई नहीं छोड़नी, जितना मर्जी कुछ हो जाए रिजवान के साथ। तो उसने आगे से ये एडमिट कर लिया, ठीक है रिजी भाई मुझे जहां मर्जी खिलाएं, मैं करके दिखा दूंगा आपको। अब उस बेचारे से मिडिल ऑर्डर में उस तरह की परफॉर्मेंसेज नहीं हुई जिस तरह के वो डोमेस्टिक में करके आ रहा था। मतलब अगर वो ओपनिंग पोजीशन पे खेलता तो शायद बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज दे देता, लेकिन रिजी भाई ने कहा नहीं, क्योंकि रिजी ने अपनी जगह नहीं छोड़नी। कोई मेरा ख्याल है कुछ 7 मैचेस में 100 रन नहीं है उस बंदे के, लेकिन खुद को मिडिल ऑर्डर में नहीं डाला, और बड़े चौड़े होकर बता रहे थे कि मैं मैनेजमेंट में अपनी ये रिक्वेस्ट रख देता होता हूँ कि ओपनिंग मेरे लिए सबसे बेस्ट पोजीशन है, तो मैं तो करने वाला हूँ ओपनिंग। ठीक है, यंगस्टर को उठाओ, डालो मिडिल ऑर्डर में, टेल में डालो, वरना टीम से बाहर निकाल के साइड में मार दो। और अभी बड़े चौड़े होकर बता रहे थे कि मैंने 6 मैचेस का चांस दिया उस बंदे को, 7 मैचेस तो आपको भी हो गया कुछ ना करते हुए, कुछ थोड़ी सी शर्म कर लेनी थी।
कोई अपनी जगह छोड़ के अब्दुल्ला फजल को ही ओपनिंग करवा लेना था। मैं पिछले 5 मैच जब इनके हो गए थे ना, मैं तब से पिट रहा हूँ कि रिजी का अब हक बनता है कि यहाँ से दफा हों, ठीक है, टीम से, या तो मिडल ऑर्डर में आ जाएं। आप खुद जरा सोच लें पाकिस्तान के लिए। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करने बैठ जाते हैं कि नहीं मैं पाकिस्तान के लिए ये, पाकिस्तान के लिए मैं कुर्बानियाँ दे दूंगा, ये कर दूंगा। थोड़ी कुर्बानी दे दो, मिडिल ऑर्डर में कोई नहीं है अच्छा बैटर, आप कर लो। आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस बैटर तो कोई है ही नहीं, आपको तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना। मतलब यंगस्टर्स जो हैं वो ओपनिंग पोजीशन से मिडिल ऑर्डर की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने को थोड़ी सी अरसा ना मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर ली है। ये शहजादा जो कि मिडिल ऑर्डर में बेसिकली खेलता भी है, ओडीआई फॉर्मेट में देखा जाए तो ओडीआई फॉर्मेट में मिडिल ऑर्डर खेलता है, टेस्ट फॉर्मेट में मिडिल ऑर्डर खेलता है, तो इसके लिए ज्यादा आसानी होनी थी मिडिल ऑर्डर की पोजीशन को अडेप्ट करना, या किसी यंगस्टर के लिए आसानी होनी थी। ये चीज मुझे तो समझ आ रही है, लेकिन शायद रिजवान भाई को समझ नहीं आ रही। तो उन्होंने भाई साहब मैनेजमेंट को भी पहले ही कह दिया कि भाई मैं तो करने वाला हूँ ओपनिंग, ठीक है, यंगस्टर है, भाड़ में जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने 6 मैचेस उसको चांस दे के ना, जो कि उसकी पोजीशन भी नहीं है, मैंने बड़ा एहसान कर दिया उसके ऊपर, तो अब मैंने इसलिए उस बंदे को ड्रॉप कर दिया। भाई पाकिस्तान सिलेक्शन टीम को थोड़ी सी शर्म आ गई है और उन्होंने उठा के अब्दुल्ला फजल को टेस्ट टीम में डाल दिया कि भाई रिजी को तो शर्म नहीं आ रही, उसने पिंडी में तो इस बंदे को चांस नहीं दिया इसकी पोजीशन पे, चलो हम ही इसको जरा टेस्ट टीम में लेके जाएं। वैसे बाय द वे जो टेस्ट स्क्वाड भी हमारा अनाउंस हुआ है, सारे बच्चे उठा के नए डाल दिए। भाई टेस्ट टीम है, ये कोई T20 नहीं है जहां यंगस्टर जाके एकदम से परफॉर्मेंस देना शुरू कर देंगे। टेस्ट टीम में एक आधा यंगस्टर, 2 यंगस्टर, हद 3 यंगस्टर। वैसे तो मैं हद 3 यंगस्टर भी बहुत ज्यादा बता रहा हूँ यार, इतने ज्यादा यंगस्टर भर्ती करने की जरूरत कोई नहीं होती टेस्ट टीम में। वहां पे भाई साहब प्रॉपर, क्योंकि एक तो अरसे बाद जाके टेस्ट सीरीज आती है कोई, तो टेस्ट में जो मेन प्लेयर्स होते हैं उनका ही नहीं कॉम्बिनेशन बन पा रहा होता, क्योंकि इतने इतने अरसे बाद जाके सीरीज आती है। वहां पे आपने ये यंगस्टर डाल दिए, फिर जैसे इंग्लैंड वाला टूर आएगा वहां पे आपने सारे अपने सीनियर्स उठा के डाल देने। अब अब्दुल्ला शफीक को उन्होंने बाहर कर दिया, आसिफ अफरीदी को बाहर कर दिया जिसने लास्ट मैच में परफॉर्म करके दिखाया था, और तो और कोचिंग में भी भाई साहब नया स्टाफ भर्ती करके रख दिया। सरफराज अहमद को हेड कोच बना दिया और उमर गुल को भाई बॉलिंग कोच बना दिया, और इसी तरह असद शफीक का तो भाई वो तो परमानेंट सिलेक्ट हुआ हुआ बंदा है, क्योंकि ऐसे बंदे चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो कि बस चुप करके बैठे रहें, जैसे कह देंगे जा यार चाय बना के लिया, जा यार एक गिलास पानी दे भर के लिया, मतलब ऐसे बंदे तो चाहिए। और आगे से ऐसा शफीक कहते ठीक है सर मैं लेके आता हूँ, इस तरह के बंदे भाई चाहिए कि कुछ भी कह दो वो आगे से कुछ ना ही बोले, और जैसे आप कहें वैसे हाँ हाँ करते हुए चले जाएं, बस इस तरह के बंदे तो चाहिए। इसीलिए असद शफीक आपको हर जगह पे नजर आ रहे थे, मतलब अभी इसी टाइम पे भी वो पाकिस्तान के कुछ 3-4 ओहदे संभाल के बैठे हुए हैं। खैर जो हमारे मेन सबसे मोहसिन नकवी साहब हैं वो खुद 2-2 3-3 ओहदे जब संभाल के बैठे हुए हैं, तो नीचे वाले भी पलटन जितनी भी है सारी वो भी ऐसे ही है, सबका भाई साहब फुद्दू लगा हुआ है। और अगर ऐसा ना भी हो तो एक बंदे को उठा के एक पोजीशन से हटा के दूसरी पोजीशन में डाल देंगे। और भाई साहब मोहम्मद रिजवान पे जरा वापस आते हैं, बात हमारी बीच में ही रह गई। रिजी मेरे दोस्त से एक और क्वेश्चन होता है कि आप इस सीजन में आपके लिए पॉजिटिव क्या निकला है, मतलब परफॉर्मेंसेज तो आपकी घटिया रही हैं वो तो हम सबको पता है, कोई थोड़ी सी एक अच्छी चीज़ बता दो कि इस सीजन में हाँ यार ये चीज़ हमें अच्छी मिल गई है। तो आगे से शहजादे की उस पॉजिटिव चीज़ों में अब्दुल्ला फजल का भी नाम था। मतलब एक प्लेयर को तुमने उसका पूरा सीजन खा गए हो और अभी भी तुम्हारी पॉजिटिव में वही बंदा है, ठीक है, तो फिर मतलब आपके अपने फैसले ही गलत है, खुद बंदा एक्सेप्ट कर रहा है। अब्दुल्ला फजल को उसने टीम से बाहर भी कर दिया, ठीक है, अब्दुल्ला फजल को उसने ओपनिंग स्लॉट से उठा के मिडिल ऑर्डर में भी डाल दिया, 2 चीज़ें गलत हो गई। और उसके बाद एक्सेप्ट भी कर रहा है कि जी जो पॉजिटिव चीज़ थी वो अब्दुल्ला फजल ही थी। या फिर एक और पॉजिटिव बताया उन्होंने, वो रजाउल्ला जो यंगस्टर बॉलर खेला आज हमारा, ठीक है, तो यही पॉजिटिव है बेसिकली रिजवान साहब के लिए। और रजाउल्ला से मुझे याद आया कि रिजवान भाई कहते हैं कि मैंने उसकी वजह से आज ग्लव्स छोड़ दिए, ग्लव्स मैंने सैम बिलिंग्स को पकड़ा दिया था कि भाई तू कीपिंग कर ले, मैंने ना अपने यंगस्टर के साथ रहना है और इसको मैं बताऊंगा, ठीक है। यार इतना यंगस्टर का ख्याल रखने वाला बंदा कहीं अपनी ओपनिंग पोजीशन भी छोड़ देता। ये भी किसी जर्नलिस्ट ने सवाल किया था कि यार आप उधर अपनी जगह ही छोड़ देते, तो आगे से कहते कि नहीं यार मैंने मैनेजमेंट से यही बात की थी कि मेरे लिए पसंदीदा जगह यही है, बाकी आप जैसे कहेंगे वैसे मैं कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ तेरे माइंड में वो नहीं आया पाकिस्तान का 6 नंबर का स्लॉट खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, और मेरी टीम में जगह भी नहीं बन रही, तो मैं चलो ज़रा थोड़ी सी मेहनत कर लूँ, शायद मेरा ही को मिडिल ऑर्डर में कोई हिसाब किताब लग जाए, तो पाकिस्तान का भी फ़ायदा हो जाएगा, मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन नहीं भाई साहब, यंगस्टर को झोंक दो वहाँ पे, अपनी जो फेवरेट जगह है हमने वहीं पे जाना है, यंगस्टर को जहाँ मर्जी उठा के धकेलते रहो। खैर भाई रिजी मेरे दोस्त ने एक बार ये भी पूछा था कि अगर आप कहते हो तो मैं रिटायरमेंट दे देता हूँ। भाई तू दे दे रिटायरमेंट, भाई तेरे बस की नहीं है, क्योंकि मैंने तेरे में हिसाब किताब लगा लिया है। एक्टिंग तेरे में, एक्टिंग के नंबर पूरे हैं, परफॉर्मेंस के नंबर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये जो आप बातें करते हैं कि ना जी मैं मेहनत करके दोबारा आ जाऊँगा, मेहनत मेरे हाथ में है, भाई साहब आप मेहनत भी नहीं कर रहे। अगर आप मेहनत कर रहे होते ना तो आपकी मेहनत नजर आती, जो कि पहले नजर आई थी जब इस बंदे के ऊपर बातें हो रही थी ना कि भाई इससे छिक्का नहीं लगता, उसके बाद इस बंदे ने आगे छिक्के मार के दिखाए भी, ठीक है। अब ये बंदा पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हुआ हुआ है, उसके बाद से लेके अब तक बिग बैश लीग खेल के आ गया, पूरी उधर जलील होके आया टोटल,
उसके बाद इसको टाइम मिला, चलो ठीक है जी, कंडीशन वो वाली थी रिजवान के हिसाब किताब की, वहां पे तो रिजवान के पल्ले नहीं पड़ रही थी बोलें, चलो समझ आती है। ये तो पाकिस्तान की कंडीशन है यार, यहाँ भी इस बंदे ने अपनी गेम को जरा इंप्रूव नहीं किया, वही सीधा सीधा लगा हुआ है और सीधा ही नहीं खेला जाता। चलो बाबर का तो ये है ना कि बाबर सीधे बल्ले से एटलीस्ट खेल तो लेता है, बीच में वो भी ट्राई करने पे लगा हुआ था कि भाई मैंने भी शॉटें मार मार के अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना है, क्योंकि हम सारे पीछे पड़ गए थे। तो रिजी मेरे दोस्त का तो ना सीधा बल्ला है ना कुछ और है, बस एक पसलियों वाली शॉट है रेंज में, ओ आ गया रेंज में, आ गया रेंज में तो ठीक है, ना आया तो ना आया। रिजी साहब का तो वही है। तो मेरे हिसाब से भाई साहब उस बंदे की मेहनत में भी कोई मुझे नजर नहीं आ रहा, पता नहीं कौन सी मेहनत कर रहा है। फिर वही शायद अफरीदी वाली बात आ गई कि मेहनत करो, स्मार्टली मेहनत करो, मतलब गधों वाली मेहनत ना करो कि जाके गधों की तरह लगे रहो लगे रहो। शाम को जब आप बैठ के हिसाब किताब लगा रहे हो तो आप ये सोच रहे हो कि यार मेरे तो सारा दिन ही ज़ाया हो गया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मतलब मैं ऐसी गधों की तरह लगा रह गया हूँ लगा रह गया हूँ। जो मेरी मेन चीज़ें थी, जहाँ पे मैंने अपना मेन काम करना था, वो तो मैंने किया ही नहीं है। तो बेसिकली रिजवान साहब का हिसाब किताब है, वो मेहनत कर रहे हैं ठीक है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा। खैर भाई, मैच के दौरान तो ये चीज़ हमने नोट नहीं की, लेकिन कहते हैं कि मोहम्मद आमिर ने कोई हैंडशेक नहीं किया और सीधा ही मार्केट से स्टार्ट हो गए, क्योंकि बैटिंग में लास्ट में वही बैटिंग कर रहे थे आसिफ आफरीदी के साथ। आसिफ आफरीदी को तो देखा हैंडशेक करते हुए, तो कह रहे हैं कि भाई जो उधर ही ग्राउंड में बैठे थे, क्योंकि हम तो ग्राउंड ऑब्वियसली क्राउड को अलाउ ही नहीं है, ठीक है, तो हमें तो कोई पता नहीं है। और आपको पता है माशाल्लाह से जो हमारी ब्रॉडकास्टिंग टीम है, उसको तो ये चीज़ें दिखाने में ज़रा थोड़ी सी शर्म आती है। हालांकि यही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो थोड़ी हाइप क्रिएट करते हैं, लेकिन नहीं भाई साहब, उन्होंने तो एक अच्छी बहू वाला किरदार अदा करना है ना, तो उन्होंने तो ये जो गलत मलत चीज़ होती है ये छुपा के रखते हैं वो। तो ये हिसाब किताब है बेसिकली। आप बताओ, आपको क्या लगता है कि आमिर भाई ने वो हैंडशेक किए थे? मुझे तो वैसे ऐसी कोई फुटेज नहीं मिली कि आमिर भाई ने कोई हैंडशेक वगैरह की है, लेकिन रिजी से जब ये वाला सवाल हुआ तो रिजवान भी कहते हैं मुझे तो बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि मैं तो उधर से इधर निकल आया हूँ आपके पास, और उसके बाद मैं ये 20 मिनट की 15 मिनट की बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, ठीक है। बेचारे से इतने सवाल किए, लास्ट में वो बेचारा अक नक ही गया, ठीक है, कि भाई और कुछ रह गया तो मुझे बता दो। और भाई साहब कुछ नहीं रह गया, बस रिटायरमेंट करना, जल्दी से एक आधा कोई ट्वीट मार दो, मज़ा आ जाए। बाकी यार इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।